गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपके एमबीए सेमेस्टर फोर्थ का एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज विद इन द कंट्री ना करते हुए अक्रॉस द नेशन अदर कंट्रीज में जब आप अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वही इंटरनेशनल मार्केटिंग कहलाता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स इन मोर देन वन नेशन। एक देश से ज्यादा जब आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फैसिलिटी को दूसरे देश के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और इन वहां तक पहुंचना उन तक अपना गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने के लिए जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में आती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग और वाइडर टर्म। ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है, क्योंकि आप अपना मार्केटिंग एक्टिविटीज विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री, अपने ही देश में ना करते हुए दूसरे देशों में भी आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन है डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग डोमेस्टिक मार्केटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप अपने देश के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में जानते हैं। आप ये समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कहाँ नहीं बिकेगा। तो आपको, और जब आप अदर कंट्रीज में जाकर आप मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, देन है इंटेंस कंपटीशन। क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हो जाएगा, आप अदर देशेस में भी जब आप जाएंगे आप मार्केटिंग करने के लिए, तो वहां पर प्रोडक्ट के लिए, आपके प्रोडक्ट को के कंज्यूमर के लिए कंपटीशन ज्यादा होगा, आपके लिए कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरे देश भी वहां पर आपके साथ में कंपटीशन में होंगे। ठीक है, देन है मोर रिस्क। इंटरनेशनल मार्केटिंग में मोर रिस्क है, क्योंकि आप अभी पूरा देश को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। हमको मालूम है कि अलग अलग देशों के टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ज्योग्राफिकल एरिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, है ना। तो वहां पर परफॉर्मेंस आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, जरूरी नहीं है कि आपका देश में अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया जा रहा है तो अदर कंट्रीज में भी आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होता है। देन है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट से मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्लोबली आप इस मार्केट को लेकर के जा रहे हैं, है ना। जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो सभी फॉर्म का एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि वो आपके इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, देन है मार्केटिंग एक्टिविटीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज दूसरे देशों में जाके करनी पड़ेगी। बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, फाइनेंसिंग, प्राइसिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखकर आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी होगी। देन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल रिलेशन जो है एक दूसरे देशों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस देश से संबंध कैसा है, अगर संबंध अच्छे हैं, बढ़िया है, तो ही आप जो है दूसरे देश में जाकर मार्केटिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। देन पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस या ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले टू यूटिलाइज फुल कैपेसिटी। आपके देश में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आप अपनी कैपेसिटी के दूसरे देशों के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई अगर करने में कैपेबल हैं, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। देन इनसफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। आपके आपका लेवल इतना बड़ा है कि आप डोमेस्टिक डिमांड को तो सेटिस्फाई कर ही पा रहे हो, लेकिन आपके पास फिर भी आपके पास में एक्स्ट्रा एक्सेस है, आपके पास में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो आपने आपके देश में तो पूरी कर ही दी, लेकिन अब जो बचा हुआ है वो आप क्या चाह रहे हैं, आप अदर कंट्रीज में भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। डोमेस्टिक मार्केटिंग के कंपैरिजन में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन मार्केट में ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है ज्यादा एडवांटेज देती है, ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, देन है क्लोजर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, क्लोजर कल्चरल रिलेशन मतलब बेटर ट्रेड रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। आप एक देश से दूसरे देश के संबंध आपके अच्छे बनते हैं अगर आप वहां पर जाकर के
परफॉर्म करते हैं, वहां पर जाकर के आपका प्रोडक्ट आप बेचते हैं। ठीक है। देन इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू आप जो है दूसरे देशों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि ज्यादा बेहतर हो जो दूसरे देशों में नहीं मिल रहा हो, है ना। तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट है आपका टू डेवलप एंड टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आप नया प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से टेस्ट करना चाहते हैं, अदर कंट्रीज के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, तो आप ये काम इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। आप अपने नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग, है ना, आपका नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसा होगा, कहाँ वो चलेगा या नहीं चलेगा, कस्टमर्स को पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये सभी चीजें आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब अपन पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, है ना। आप इंटरनेशनली आपको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, उनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसका ओरिजिन जो है एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। सबसे पहले एडम स्मिथ इसको लेकर के आए थे, है ना, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक एक कंट्री अपने देश में कम खर्चे में, कम कॉस्टिंग पे अगर आप उस गुड को प्रोड्यूस कर पा रही है, तो वो उसको एक्सपोर्ट करे, है ना। बजाय अगर उसके, और दूसरी चीज ये है कि अगर वो इंपोर्ट करा रही है, अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना चाह रहा है, तो इंपोर्ट कराने के लिए सामने वाले देश का कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए, है ना। यानी कि जो ये टोटल जो है कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का मतलब यही है कि लोअर कॉस्ट पे आपका जो प्रोडक्ट है वो लोअर कॉस्ट पे अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरे देश के बदले में, यानी कि दूसरे देश को ज्यादा कॉस्ट लग रही है, आपके आपके को कम कॉस्ट लग रही है, तो आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो आप उस पर फायदे में रहेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कंट्री ए जो है वो एक प्रोडक्ट को सस्ते और तेजी से बना सकता है अदर देन कंट्री बी, बी के बजाय वो ए जो कंट्री वो फास्टर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है और सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको उसी प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और अगर बी कंट्री जो है वो कोई दूसरा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से स्पेशलाइज उसमें प्रोड्यूस करने में, और वो उसको सस्ता पड़ रहा है और वो ज्यादा अच्छे से बना पा रहा है, तो बी कंट्री को वही प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए, है ना। तभी उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा। देयर इज बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड एवरीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। यानी कि दूसरा देश भी खुश, अपना देश भी खुश। आपको कम कॉस्ट लग रही है तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। सामने वाले देश को अगर कम कॉस्ट लग रही है, अगर वो आपको एक्सपोर्ट करेगा तो उसको कम कॉस्ट लगेगी। तो टोटल ये जो बेस्ड रहेगा वो कॉस्टिंग पर बेस्ड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी। द बुक जो थी वो थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। 1817 में दिया था ये थ्योरी को। और ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेज न न देते हुए कोई देश अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे भी एडवांटेज पा सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसका बोलते हैं अवसर लागत, है ना। अगर कोई देश अगर वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है और आपके पास में ये फैसिलिटीज हैं कि आप उस प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं, आपके पास में अवसर है कि उस देश से आप बेहतर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। अ कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स इज लोअर इन कंट्री कंपेयर टू द अदर कंट्री। अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं दूसरे देश का वो प्रोडक्ट बनाऊंगा जो मुझे ज्यादा फायदा देगा, यानी कि दूसरे देश में वो महंगा है और महंगा पड़ रहा है और आपको सस्ता पड़ रहा है, तो आप अगर उसको बना करके उस देश में बेचेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको फायदा देगा, है ना। ये है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है एंडोवमेंट थ्योरी या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली आप जो है दो दो चीजों पर आप फोकस करते हैं। टू कंट्री, टू कमोडिटीज, टू फैक्टर, है ना। टू फैक्टर मॉडल इसको कहा जाता है। टू फैक्टर का मतलब ये है कि अगर किसी देश को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता पड़ रहा है, दूसरे देश को दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता पड़ रहा है, तो वो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके आपस में सेल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी देश में
लेबर सस्ता मिल रहा है ना? तो वो उन लेबर को यूटिलाइज करके ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन और अगर वहां पर कैपिटल स्कैर्स है तो उस वाले जो कैपिटल स्कैरसिटी है उसको वो उसको ऊपर कवर अप कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर अदर कंट्री में अगर कैपिटल ज्यादा है, अबंडेंट में कैपिटल है, लेकिन लेबर जो है वो ज्यादा महंगा है, तो वो कैपिटल बेस्ड जो है वो प्रोडक्शन करे और आपस में क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, है ना? तो दोनों देश अपने अपने डेफिशिएंसीज को कवर करके और अपना फायदा ले सकते हैं, है ना? इसी को फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी कहा गया है। ठीक है। नाउ फोर्थ थ्योरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि वर्नन ने दी थी, है ना? VERNON, वर्नन ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि एक प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है ना? वो उसका एक ग्राफिकल लाइफ होता है जिसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज होती है। ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको ये देखना पड़ता है कि किस जगह आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, वहां पर उसकी क्या ग्रोथ होगी, वहां पर वो मैच्योरिटी पर क्या करेगा और वो कब वो डिक्लाइन करेगा, है ना? आपको जैसे ही लगने लगता है कि दूसरे देश में, एक देश में अगर वो आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बोलती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये बोलता है कि प्रेफरेंस और एबिलिटी के हिसाब से इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में अ, आप अलग अलग देशों में आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डिपेंड करेगा कि आप क्या इनोवेशन, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ मार्केट क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है ना? तो ये आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो गुड्स आप बना करके जिस देश में दे रहे हैं वहां पर डिक्लाइन स्टेज में अगर जब प्रोडक्ट आने लगेगा तो आप उस देश से स्विच करके किसी और देश में उस प्रोडक्ट के लिए आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पढ़ते हैं एक्सपोर्ट हाउस कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट हाउस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? एक्सपोर्ट हाउस कॉन्सेप्ट एक रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर होता है जिसके पास में एक वैलिड एक्सपोर्ट हाउस होता है, जो कि इशू हुआ होता है चीफ कंट्रोलर, है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के चीफ कंट्रोलर के द्वारा वो एक्सपोर्ट हाउस को एक अथॉरिटी मिली हुई होती है ना? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट हाउस इज टू इफेक्टिवली असिस्ट द स्मॉल स्केल यूनिट्स इन एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड बिल्डिंग अप द एक्सपोर्ट मार्केट। बेसिक ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट हाउस का क्या है कि वो जो स्मॉल स्केल है, जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर है, उनको हेल्प करे कि वो अपना एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा दे सकें। ठीक है। एक्सपोर्ट हाउसेज एम्फसाइज ऑन द एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट ट्रेड एंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है। एक्सपोर्ट हाउस जो है वो इस बात पर एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं वो अलग अलग देशों में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को अपना अपना बिजनेस बनाए, एक्सपोर्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। नाउ पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहला है कमर्शियल इनवॉइस। इसे आप एक्सपोर्ट इनवॉइस भी बोलते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ शिपमेंट, क्या प्राइस चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, जो भी मार्क्स और नंबर्स आपने पैकेजेस पे लगाए हैं वो, ठीक है, डेट, नेम, एड्रेस, बायर सेलर के नेम और एड्रेस, ये सारी बेसिक जितनी भी जानकारी है वो आपके कमर्शियल इनवॉइस में होती है। देन है जीआर फॉर्म। जीआर फॉर्म को गारंटीड रेमिटेंस फॉर्म बोला जाता है, जो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। इस फॉर्म को आपको डुप्लीकेट यानी कि दो कॉपी में बनाना पड़ता है। दोनों कॉपीज जो होती है वो कस्टम अथॉरिटीज को सबमिट की जाती है। ठीक है। कस्टम अथॉरिटीज फिर क्या करते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। और दोनों जो कॉपीज होती है वो फिर उनकी असेस्ड वैल्यू के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन ये जो आपकी कॉपीज होती हैं, जीआर फॉर्म्स की कॉपीज होती है, वो जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्टली सेंड कर दी जाती है। ठीक है। थर्ड है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ओवरसीज इंपोर्टर की हेल्प के लिए बनाया गया है ना। ओवरसीज इंपोर्टर जो है उनके उनके उनसे अमाउंट की गारंटी ना लेते हुए बैंक्स के थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, आप गारंटी ले सकते हैं, है ना? ठीक है।
बेसिकली द प्रॉमिस टू पे यूजुअली मेड बाय द ओवरसीज इंपोर्टर, है ना। ओवरसीज इंपोर्टर जो भी अमाउंट उनको पे करना है, उनको वो एग्जैक्ट इंपोर्टर ना पे करते हुए बैंक उनके बिहाफ पर वो अमाउंट पे करेगा। इस लेटर ऑफ क्रेडिट को अपन आगे एक टॉपिक बनेगा आपका, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ पेमेंट, मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पेमेंट। आप अपना जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसका जो पेमेंट है वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, और इसमें जो बैंक्स होगा वो मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। देन है बिल ऑफ लेंडिंग। बिल ऑफ लेंडिंग क्या होता है, वो एक्नॉलेज करता है कि जो कितना आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो किस हालत में है, और जो सामने वाला जो देश है ना, वो उसको किस कंडीशन में रिसीव कर रहा है ना। तो वो पूरा बिल ऑफ लेंडिंग में वो पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। देन है आपका शिपिंग बिल। शिपिंग बिल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बिल फ्री गुड्स है, ड्यूटीबल शिपिंग बिल है, ड्यूटी ड्रॉबैक शिपिंग बिल है, ठीक है। ये सारे बिल्स जो है वो शिपिंग बिल में आ जाएंगे। देन है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप पोर्ट के थ्रू, अगर आप या आप सी के थ्रू अगर आप अपना गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मरीन इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको एक रखना पड़ता है कि आपने कितना, आप अगर कोई इन केस ऑफ लॉस आप कितना अमाउंट जो है वो क्लेम करेंगे, ठीक है। देन है एयरवे बिल। अगर कोई गुड्स अर्जेंटली या वैल्यूएबल गुड्स को अगर आपको थ्रू एयरवे अगर आप पहुंचाते हैं, तो उसके बिल्स को आप एयरवे बिल जो है वो उसमें इंक्लूड होगा। देन है कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, है ना। अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आप सी के थ्रू भी कर रहे हैं, आप एयरवेज के थ्रू भी कर रहे हैं, तो कंबाइंड कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देन है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, सर्टिफिकेट ओरिजिन इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मर्चेंडाइज, जहाँ से ये ट्रेड होना हुआ है ना, कहाँ से ये ट्रेड एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारा उसी को आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोलेंगे, है ना। जैसे अगर मैं इंडिया से अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो कहाँ का बनेगा, वो इंडिया का बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा जो अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल मार्केटिंग के टॉपिक्स वो समझ में आए होंगे। बाकी के टॉपिक्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।